नमस्कार। हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे अतिथि हैं डॉक्टर हरविंदर मांगकर। आप एक प्रेरक वक्ता हैं, कार्टूनिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं और फिल्म डायरेक्टर हैं। बहुत ही अलग अलग से परिचय आपके हैं। कैसे ये एक साथ जुड़कर किसी एक व्यक्तित्व में आते हैं, आइए हम जानते हैं हरविंदर जी से ही। हरविंदर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जब हम बात करते हैं कार्टूनिस्ट की या हम बात करते हैं प्रेरक वक्ता की, दो अलग अलग चीजें एक साथ कैसे आप में जुड़ती हैं, पहले ये बताएं। दरअसल कार्टून है क्या, बचपन से बनाता चला आ रहा हूँ, करीब 14 साल की उम्र से। आज 40-45 साल हो गए। होता क्या कि कार्टून भी अपने आप में एक प्रेरक ही चीज होती है, जो आप बहुत बड़ी एक चीज को एक छोटे नेट शेल में आपके सामने प्रस्तुत करती है। और हंसाने की बात करें तो वो भी एक मोटिवेशनल ही होता है, क्योंकि आप फन फैक्टर जिसको आप कह रही हैं जी। लोग उदास होते हैं, लोग अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, लोगों का अपना जो दिमागी संतुलन है वो दुनिया भर की उलझनों में उलझा होता है। तो एक कार्टून, चाहे वो अखबार में है चाहे वो मैगजीन में है, जब उनके सामने आता है तो क्षणिक ही सही, उस लम्हा ही सही, वो इतना खूबसूरत उनको शांति देता है और वो हंस पड़ते हैं। हमने सुना था कि अगर आप किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं तो ये दुनिया का सबसे नेक काम है। जी। तो बचपन से बच्चों को समझता आया हूँ, बच्चों के लिए किया, उनकी मातृभाषा में कहता हूँ, ताकि उनको ये लगे कि कोई बड़ा भाई बोल रहा है या बेटा बोल रहा है या कोई दोस्त बोल रहा है। जी। जब वो उसको सुनते हैं उस पर उनको असर होता है कि हाँ, ये तो मेरी ही बात है। तो ये चीज़ें चाहे कार्टून्स में लाऊं या वक्ता के तौर पे लाऊं, मकसद यही है कि आप इस दुनिया में आए हो, कुछ अच्छा कर जाओ। जी। तो अब यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई। क्या बचपन से चाहते थे कार्टूनिस्ट बनना? क्या होता है, कुदरत आपको जहाँ लेके जाना चाहती है उसके बीज बहुत पहले बो देती है। जी। मैं 13-14 साल का था तो एक लोटपोट मैगजीन हमारे घर के पास से निकलती थी। तो उस समय 5 रुपए एक कार्टून के मिला करते थे, अगर आप एक कार्टून बना के भेजते हैं तो उस जमाने में ये करीब 78-79 की अगर बात करूं तो 5 रुपीज़ भी बहुत बड़ी रकम हमें लगते थे, जो स्कूल पढ़ता है बच्चा। तो वो 5 रुपए आते थे तो वो धीरे धीरे शौक जागा कि चलो ये अर्निंग भी हो सकती है इससे। जी। तो वो जोक्स से मधु मुस्कान में छपे, लोटपोट में छपे, बाल भारती में छपे, चंपक में, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया दायरा। फिर एक दिन करीब 79 एंड की बात है तो मुझे बजाज साहब ने बुलाया। उन्होंने लोटपोट के अंदर मोटू पतलू चल रहा था। उन्होंने बोला मोटू पतलू को मैं चाहता हूँ नई जनरेशन अब क्रिएट करे और ऐसा क्रिएट करे कि वो नई जनरेशन से जेल कर सके। जी। बच्चों की सोच बदल रही थी। जी। तो तब मैंने पहला मोटू पतलू बनाया था, रोको मत जाने दो। एक कोमे का वर्ग, रोको मत जाने दो, जिसका 2 अर्थ हो जाते हैं। जी। ये सफर तब से शुरू हुआ, आज तक ऊपर वाले की दया दृष्टि से नहीं रुका है। मोटू पतलू की बात करूं तो पहले कार्टून बने ऊपर वाले की दया से जब मैंने पकड़ा, उसके बाद जो लगातार 45 वर्ष तक एक ही मैगजीन में हर हफ्ते नई कहानी के साथ, जो मैं ड्राइंग करता था और लिखता भी था, उसको छपे और आज तक छप रहे हैं। जी। पहले कार्टून बने जो मैडम तुसाद के अंदर जिनके मोम के पुतले लगे, पहले कार्टून बने जो टीवी के अंदर आए, आज 15 साल होने वाले हैं, उन्होंने हर बार प्रथम अवार्ड जीता। ये लोगों का मोहब्बत थी। ये 3 पीढ़ियों की कहानी। एक तो जी। दादा कहता है मैंने भी मोटू पतलू पढ़ा है, पिताजी कहते हैं हाँ मैं भी पढ़ता था, और बच्चा आज देखता है, उनको लगता है कि इसमें कोई झगड़ा नहीं होता, इसमें वायलेंस नहीं है, गलत शब्दों का उच्चारण नहीं है। ये एक तरह से मोराल दे के जाता है कि अच्छे दोस्त कैसे होते हैं, बच्चों को शिक्षा दे के जाता है। जी। और ये जो नाम है ना, नाम में भी अपने आप में एक सीख है कि 2 विरोधी चीजें जो एक जैसी नहीं है वो भी एक मंच पर एक साथ हो सकती हैं। तो जैसा आपने बताया कि बहुत लंबे समय तक ये कार्टून छपता रहा और हर बार नई कहानी होती थी। तो वो विषय कैसे आप चुनते थे, उसके लिए क्या स्टडी होती थी, और इस दौरान आपकी अपनी स्टडी कैसे चल रही थी? मेरी स्टडी तो चल ही रही थी साथ साथ। विषय क्या है, विषय आपको अपने आसपास से मिलते हैं। जी। मेरे को इसका ये फायदा हुआ कि आसपास में कुछ भी घटा, मैंने सड़क पे जाते देखा कि एक बच्चा एक महिला को सड़क पार करा रहा था, वो पार कर नहीं रही थी, जबरदस्ती उसको करा रहा था। मैं देख रहा, मैंने कहा ये क्या हुआ? कहता मैंने एक नेक काम किया है, मुझे कहा गया था कि सड़क पार करानी चाहिए। तो वो बुजुर्ग लेडीज कहती है कि मैं तो बड़ी मुश्किल से तो मैं उस तरफ पहुंची थी, तुमने मुझे वापस, ये मामूली सा एक जोक लगता है, पर ये घटना पूरी कहानी कह देती है।
तो फिर दूरदर्शन के लिए मैंने लिखा, हमारा नानी का एक कहानी आता था, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जो बच्चों को बड़ों को कॉमेडी से जुड़े होते, पारिवारिक होते थे जो। तो शुरू से माहौल यही रहा है कि आप वो कहो जो अपने पे अमल कर सकते हो जी। वो दूसरे को खाने को बोलो जो पहले आप खाते हो, वो छोड़ने को बोलो जिसे आप खुद छोड़ सकते हो। बात का असर, वाणी का असर, आपके कहने का असर, आपकी सोच का असर, आपके व्यक्तित्व का असर तब होता है जब आप खुद उस पूरे फ्रेम में फिट होते हैं जी। तो इस तरह से कार्टूनिस्ट के रूप में आपकी यात्रा शुरू हुई जी। अनेक पड़ाव आपके इस यात्रा में जुड़ते हैं। आप फिल्म मेकर हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो कहानी लिखते लिखते कैसे फिर स्क्रिप्ट राइटर बन गए? मोटू पल्लू की तो स्क्रिप्ट कर ही रहा था, साथ में एज ए कार्टूनिस्ट कार्टून बना रहा था। लोटपोट वालों की ही मायापुरी मैगजीन थी जो फिल्मी थी, वीकली। तो फिल्मों से जुड़ाव, ऑटोमेटिक स्टार्स आते रहते थे वहाँ पे भी, और हम बम्बई जाते रहते थे उनके साथ। तो जब आप एक फिल्मी दुनिया में कदम रखते हो जहाँ आपको बड़े बड़े सितारे नजर आते हैं, तो वो एक चुंबकीय आकर्षण आपको भी खींचता है। उस समय मुझे मौका मिला कि कहानियां लिखो, गानों के प्रोग्राम्स के लिए। तो धीरे 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 क्या होता है, जब आप लिखते हैं ना, लिखने वाले की कोई एक क्षेत्र नहीं होता, एक धर्म नहीं होता। वो जब लिखता है वो न्यूट्रल होके सबके लिए लिखता है जी। तो धीरे धीरे फिल्में मिलने लगी, फिर हॉलीवुड की मुझे समसारा मिली, फ्रांस और बहुत सारे कलाकार थे। तो मैं इकलौता हिंदुस्तानी था। मुझसे उन्होंने 20 ड्राइंग्स बनवाई थी जो एक स्पेशल तरह की आर्ट थी, और ये लद्दाख में शूट हुई थी। तो उससे मेरा हॉलीवुड का सफ़र शुरू हुआ। फिर मैंने एशियन टेल, सिंगापुर की एक फिल्म थी, वो की, और बहुत सारी जो धीरे धीरे मेरे लिंक बनते गए तो मैं वहाँ काम करता गया जी। फिर मैंने अपनी फिल्में जो मोबाइल पे बनानी शुरू करी। तो मैंने उस जमाने में डार्क मिरर एक फिल्म बनाई थी जो टोटली मोबाइल पे बनी जी। और ये आप किस सन की बात कर रहे हैं? ये 2010 और 12 के आसपास की बात है जी। उसमें एडिट भी हमने मोबाइल पे किया, उसी पे म्यूजिक लगाया, और किसी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया गया, ना माइक का, ना मेकअप का, ना लाइट का। जो नेचर की जो लाइट थी उस पे मुझे बहुत अवार्ड्स मिले। तो एक रास्ता खुला। वो फिल्म सिर्फ इसलिए थी कि बहुत से लोग ये कहते थे कि मैं बहुत अच्छी फिल्में बना सकता हूँ पर मेरे पास कैमरास नहीं है जी, मेरे पास ये नहीं है। जिसको कुछ करना है ना, उसके बाद साधन और रास्ते निकल आते हैं। आप सिर्फ एक्सक्यूज दे के बच नहीं सकते कि मैं कर सकता था। अरे जब आप कर सकते थे तो आप करिए बस जी। जब अवार्ड्स का जिक्र निकला है तो मैं बताना चाहूंगी अपने लिसनर्स को कि बेस्ट प्रमोशन अवार्ड आपको मिला है फरार मूवी के लिए, बेस्ट स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री आपको मिला है चेतना भारती अवार्ड, साथ ही स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए आपको और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और डी-कोड 7 शो, ये क्या है, ये मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी। ये हॉलीवुड का एक शो था जी। ये रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में हुआ था। डी-कोड 7 फिल्म है हॉलीवुड की। तो वो मेरे को पूरा शो दिया गया कि इसकी प्रमोशन करनी है। तो वो प्रोग्राम पहला मेरे को बड़ा प्रोग्राम मिला जो मैंने रामोजी फिल्म सिटी में किया। मैं उसको एक स्क्रिप्ट बना के रखता था, एक कहानी बनाता था कि मान लीजिए फरार फिल्म है तो पूरी कहानी होती थी, कलाकार एक्ट करता था सामने पहले थोड़ी देर, फिर वो पत्रकार उससे आप सवाल कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। मैं फैशन शो मैंने बहुत किए हैं, बड़े से बड़े, तो वो भी मेरी एक तरह की थीम हुआ करती थी। मैं उसको पूरा बैले की तरह करता था, म्यूजिक पहले तैयार करके, वॉइस ऑफ तैयार करके कहानी रचता था। सिर्फ मंच पे फीमेल्स के आने जाने को फैशन शो नहीं कहते। आप उस महिलाओं को ऊपर उठाने की जब तक बात नहीं करते, आप जब तक दिल से किसी महिला की इज्जत नहीं करते, तो महिला का सम्मान रखा। तो उसी वजह सेलिब्रिटी क्लब ऑफ इंडिया मेरा शुरू हुआ, जिसमें वो सभी महिलाएं और पुरुष भी हैं खैर, जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने बेहतरीन काम किए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो राइटर्स हैं, चाहे वो कवि हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हैं। तो क्या होता है ना, सेलिब्रिटी क्या है? सेलिब्रिटी वो शख्स है जिसने अपने वजूद पे, अपने दम पे, अपनी ताकत पे कुछ ऐसा काम किया है कि लोग उस मार्गदर्शन ले उससे जी। तो वो सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी सिर्फ वो नहीं है कि या कोई राजनेता है या राज फिल्म स्टार्स हैं। मेरी नज़र में वो औरत भी सेलिब्रिटी है जो आपके घर में बर्तन साफ करने आती है, क्योंकि वो पेट मेहनत से पालती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। इस बीच एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है, क्या आप पर आपके फैमिली का ऐसा कोई दबाव रहा या किस तरह की चिंता वो आपसे उस समय व्यक्त करते थे जब आपने कहा कि मुझे तो क्रिएटिव फील्ड ही चाहिए, इसी में रहूंगा? नहीं, मैं सौभाग्यशाली रहा क्योंकि मेरा सबने साथ दिया शुरू से लेके आज तक। किसी को कोई एतराज नहीं हुआ, इसीलिए कामयाब भी हुआ। क्योंकि जब आपका जो पैशंस है वो प्रोफेशन बनता है ना, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ होती नहीं है। तो अपने उस रूट को, अपने उस रास्ते को
मैंने जिसको चुना था, मेरे घर वाले प्रॉपर मेरे साथ रहे, गर्व महसूस कराया। उसी का एक कारण है कि जब मैंने अपनी 21,000वीं बुक फ्रॉम रामेश्वरम टू राष्ट्रपति भवन डॉक्टर अब्दुल कलाम की कार्टून्स की निकाली जी, तो उसका विमोचन भी खुद राष्ट्रपति जी ने किया था जी। तो वो मेरे लिए सबसे गौरवान्वित तभी बना, मेरे परिवार की हेल्प के कारण ही बना। तो ये बताइए कि जब आप कलाम साहब से मिले, उनको देखा सामने और वो पुस्तक का विमोचन कर रहे थे, तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? बेहद अविस्मरणीय लम्हा। वो हस्ती मिसाइल मैन मेरे सामने, जो मैं सपने में सोच भी नहीं सकता। हिंदी भवन में ये हुआ था, ये शो रामेश्वरम टू राष्ट्रपति भवन। उन्होंने सिग्नेचर किए मंच पे और मेरे से पूछा, तुमने बनाए हैं मेरे कार्टून? मैंने कहा जी। बड़े ध्यान से मुझे देखा, कहते मैं कार्टून लगता हूँ? हाँ, मैंने कहा सर आप कार्टून नहीं लगते, कार्टून धन्य हो गए आप जैसी हस्ती को मेरे हाथ से कलम में आते हुए। तो उन्होंने बोला, एक ही लाइन बोली, बेटा लगे रहो जी। ये लम्हे हैं, ये बहुत अच्छे कई बारी हो जाते हैं जी। अब ऐसे में एक सवाल मैं पूछती हूँ हमारे लिसनर्स की तरफ से। बहुत सारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से गाइडेंस भी चाहते हैं कई बार। तो ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट, उनकी ड्राइंग अच्छी है, वो फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं या फाइन आर्ट्स की अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे उनके पास करियर से जुड़े हुए क्या विकल्प हैं, वो क्या कर सकते हैं? बहुत हैं, आजकल तो बहुत हैं। क्योंकि आप अगर एनिमेशन में आना चाहते हैं तो लगभग हर फिल्म या हर एड फिल्म या हर फील्ड के अंदर इसकी बहुत डिमांड है जी। लेकिन जिस भी लाइन में आइए, पूरी तैयारी के साथ आइए। इनकम भी अच्छी है। अगर आप कार्टूनिस्ट बनना चाहते हैं तो बहुत विकल्प हैं आपके पास एनिमेशन फिल्मों का। डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो बहुत विकल्प हैं आपके पास। अगर आप कोई भी स्पेशल आपका डिजिटल आपको काम आता है तो उसकी बहुत डिमांड है। बस यही है कि कायम रख अपनी हस्ती को उस हालात के लिए कि खुदा खुद तरसे तुझसे मुलाकात के लिए। वाह। इतने मजबूत बन के आओ, घबराना नहीं है। संयम रखेंगे, धीरे धीरे से ही पौधे से पेड़ बनता है। मैंने 14 साल से शुरू हो के आज मैं आप इस जगह पहुंचा हूं कि आप मेरा ये साक्षात्कार ले रही हैं। तो ये वक्त लगता है, शॉर्टकट नहीं होता लाइफ के अंदर। सक्सेस में कामयाबी खुद सजदा करेगी, खुद आपकी झोली में आएगी जी। आज अगर मेरी सफरनामा ऑटोबायोग्राफी की 2 बुक्स मार्केट में सफल हैं तो इस वजह से कि आपकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणादायक तब बनती है जब आप खुद अपने उस आग में तपते हो जी। तो तपना सीखो, घबराओ मत। अच्छा, ऐसे में एक कोई मोमेंट ऐसा हमारे साथ शेयर कीजिए जब लगा तो हो कि आप टूटे हैं, आप घबराए हैं, और जैसे आज आप दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, उस समय कैसे आपको वो प्रेरणा मिली और फिर से उठ खड़े हुए? बहुत खूबसूरत सवाल है, ये जरूर बताना चाहूँगा जी। ये 90-91 का दशक था जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केट में एंटर हुआ। तो मैं तो मैगजीन का बंदा था, तो मैगजीनें बिकनी बंद होनी शुरू हो गई। मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, बहुत सारे दुनिया में कॉमिक्स आते थे जो मैं बनाता था। शेख चिल्ली बनाता था, भूतनाथ बनाता था, बहुत सारे कैरेक्टर्स बनाता था। वो धीरे धीरे बंद होने के कगार पे आ गए। एक वक्त ऐसा आया, मेरा स्टूडियो था प्रॉपरली बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ, मेरे पास काम ही नहीं है। अब जो अपने बने हुए कॉमिक्स जो मेरे को सैंपल कॉपीज मिलती थी, मैंने अपने घर के आगे पटरी पे लगाए कि मेरा खर्चा निकले, मैं इनको बेच दूं जी। एक दिन मैंने लगाए, वो एक आधी कोई ले गया 1 या 2 रुपए की बुक। लेकिन रात को मैंने सोचा ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा सरमाया है, ये मेरी दौलत है जो मैंने पिछले 20-25 साल से मेहनत करके अपना रिकॉर्ड कॉपीज हैं, मैं इनको क्यों बेच रहा हूँ? शायद कल मेरा अच्छा वक्त आएगा। वो एक पल था। तो मेरी जिंदगी में एक बुजुर्ग लोग थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे ये समझाया कि जब देश का बंटवारा हुआ ना, मेरे माता पिता समेत सब वहाँ सब छोड़ के आ गए थे, अमीरी से गरीबी में आ गए। लेकिन अगर वो हिम्मत हार देते तो आज आप पैदा तक भी नहीं हुए हो। उन्होंने विश्वास रखा और फिर उन्होंने अपनी दौलतें भी कमाई और अपना रुतबा भी किया। तो तुम इतनी जल्दी टूटोगे अगर, तो ये किताबें अगर बेच दोगे तो कल जब अच्छा वक्त आएगा तो कोई पूछेगा आपने क्या बनाया, तो आपके पास तो दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। बस वो एक लम्हा था। मैं वापस जुड़ा, धीरे धीरे मैंने फिर कोशिश करी कि फिर एजुकेशनल लाइन से जुड़ा मैं जी। तो उसकी मैंने हर बड़े पब्लिकेशंस के मैंने स्कूल की किताबें जो बनती हैं वो बनाई, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो डॉक्टर हरविंदर जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं आपके काम से जुड़ी हुई। आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्यक्रम प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब लेती हूँ आप सबसे अनुमति। नमस्कार।